गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ में कल हमने क्या क्या पढ़ा कि लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। मतलब जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो बहुत सारी प्लेटों पर है, तो ये जो प्लेट्स होती हैं वो धीरे धीरे चारों तरफ मूव करती रहती है। और ये मूवमेंट किस कारण होता है? जो मॉल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर पिघला हुआ, जिसको लावा बोलते हैं, वो उसमें जो मूवमेंट होता है उसके कारण ये प्लेट्स में मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट इतना स्लोली होता है कि हमको तो इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। और हम जानते हैं कि द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन टू सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मूवमेंट होता है इसके कारण जो अर्थ की सरफेस, पृथ्वी की सतह पर भी कुछ परिवर्तन होते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो उनको दो भागों में डिवाइड किया है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। जो बल पृथ्वी के अंदर इंटीरियर में काम करता है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो सरफेस पर जो बल काम करता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। और इन फोर्सेस के कारण अब यहाँ पे देखोगे आप कि एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। जो एंडोजेनिक फोर्सेस बल होता है वो कभी कभी अचानक से जो मूवमेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी स्लो मूवमेंट। तो सडन मूवमेंट्स में लाइक अर्थक्वेक, जो अचानक से जो मूवमेंट होता है उसमें अर्थक्वेक आता है। तो हम यहाँ पे ये इस चार्ट से समझेंगे कि ये जो अर्थ मूवमेंट है ये हो गया एंडोजेनिक और ये एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक में जो सडन मूवमेंट जिसमें होता है, सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं वो है, और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस बिल्डिंग माउंटेन्स। मतलब ये जो धीरे जो स्लो मूवमेंट में जो प्रोड्यूस जो होता है वो है उसमें आता है ये जिसको हम बोलेंगे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस या पटल, जो विरूपण बल, पटल जो ऊपर की जो पृथ्वी की जो सतह है उसमें चेंजेस आना। और फिर बिल्डिंग माउंटेन्स मतलब पहाड़ों का बनना, पहाड़ों का पर्वत निर्माणकारी बल जिसको हम बोल सकते हैं। फिर एक्सोजेनिक फोर्स में इरोजनल एंड डिपोजिशनल, मतलब अपरदन और ये निक्षेपण। आप इरोजन और डिपोजिशन ही पढ़ो। फिर है रिवर, विंड, सी। इरोजन एंड डिपोजिशनल किससे होता है? रिवर से, विंड से, सी वेव और ग्लेशियर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्स में हमने सडन फोर्सेस में हमने पढ़ा वोल्केनो और ये अर्थक्वेक के बारे में, भुज का एक वो देखा केस स्टडी, और यहाँ पर अर्थक्वेक ये प्रिपेयर्डनेस ये भी देखी हमने। अब आज हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं कि मेजर लैंड फॉर्म्स, जो मुख्य स्थल आकृतियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरह से बनती हैं। सॉरी, द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेस। जो भूमि है हमारी, जो दृश्य है वो उसमें दो तरह की चीज़ें लगातार चलती रहती हैं, वेदरिंग एंड इरोजिशन। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब पृथ्वी की सतह पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसका छोटे छोटे भाग में टूटना, ब्रेक होना, वो कहलाता है वेदरिंग। इरोजन is the weathering away of the landscape by different agent like water, wind and ice. erosion क्या होता है? अपरदन जिसको बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे जो बड़ी जो रॉक्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसके द्वारा ले जाया जाता है? पत्थर हम उठा के तो नहीं ले जा सकते, तो ले जाया जाता है नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा और आइस बर्फ़ के द्वारा। तो वेदरिंग आपने समझा कि बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे रॉक्स
बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो उनका ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, मतलब चट्टानों का टूटना, और इन टूटी हुई चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा और बर्फ़ के द्वारा। अब ये कैसे होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरीड अवे फॉर और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड एक्सेट्रा। जो ये मटेरियल है, मतलब जो ये चट्टानें हैं, धूल है, मिट्टी है, कण है और बाकी जो और चीज़ें हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, किसके द्वारा? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और वहाँ पर छोड़ दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो इरोजन है, मतलब मतलब उसको लेके जाना और वहाँ पर डिपॉजिट कर देना या जमा कर देना, छोड़ देना, इसके कारण अलग अलग तरह की स्थल आकृतियाँ या लैंडफॉर्म्स बनते हैं पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, अब है वर्क ऑफ अ रिवर। नदी का क्या काम होता है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप। जो नदी का पानी है वो उससे जो नदी के पानी जो लैंडस्केप की तरफ बढ़ता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक से अधिक जो कठोर, जो हार्ड जो रॉक होते हैं या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये वाटरफॉल बनाती है। मतलब एकदम खड़े बहुत वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल। जब जो नदी है वो बहुत एकदम खड़ी जो वो है खड़ी और खड़ी ढाल वाले स्थान से और बहुत तेज़ी से अत्यधिक कठोर जिसको बोलते हैं रॉक्स या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब वो वाटरफॉल बनाती है। हम ये देखते हैं कि वाटरफॉल कैसा होता है, ये हमको ही मालूम है। तो एज द रिवर एंटर द प्लेन, जब जो नदी है वो मैदानी इलाकों में आती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मींडर्स, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो मोड़दार जो पाथ होता है उस पर बहने लगती है। जैसे ये है कि ये नदी यहाँ पर आप जो देखोगे कि ये नदी यहाँ से आई, मैदानी इलाकों में आई, तो ये जहाँ पर उसको हल्की सी ढलान मिली वो वहीं पर चली जाती है, वहीं उसका पानी बहने लगता है। तो इस तरह से जो मोड़दार जो मार्ग है वो है। तो ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मींडर, द एंड ऑफ द मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। मतलब ये कि नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प, ये सर्प के आकार का, सांप के आकार का विसर्प कहते हैं, या मींडर जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं। इसके बाद जो ये मींडर्स हैं वो किनारों पर लगातार इरोजन और डिपोजिशन के इस पर इरोजन और डिपोजिशन होता जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो ये वो है मींडर्स, इनके लूप के सिरे निकट मतलब पास में आते जाते हैं, और समय के साथ साथ ये जो मींडर्स होती है वो नदी से कट जाता है। ये आप देखोगे ऑक्सबो लेक जैसे ये यहाँ बना हुआ है, ये पास में आता जाता है डिपोजिशन, और इसके कारण ये इससे नदी से कट जाता है। तो ये द लूप कट फ्रॉम द रिवर फॉर्म अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड ऑन ऑक्सबो लेक, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक भी इसको बोलते हैं। फिर द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। जब जो नदी है वो अपने किनारों से भी ऊपर निकल आती है, तो वो जिसको हम बोलते हैं बाढ़ आ गई नदी में, तो एज इट फ्लड्स इस डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक। तो इसके कारण क्या होता है, उसके आसपास के जो बाढ़ के कारण जो आसपास के नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ बहुत बारीक जो मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर लेकर आता है। और जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरता है, बाढ़ का पानी जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से उतरता नहीं है, आपने भी देखा होगा।
तो धीरे धीरे वो उतरता है, तो वो उस जगह पर वो कीचड़ मिट्टी ये सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो उसमें दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इसके कारण क्या होता है कि समतल जो जो बाढ़ का जो मैदान है, उपजाऊ समतल बाढ़ का मैदान बन जाता है वहाँ पर। द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड लीवीज, मतलब जो नदी से ये उससे उत्पन्न जो तट होते हैं उसको तटबंध बोलते हैं। लीवीज मतलब तटबंध। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब जो नदी होती है, जो ये नदी होती है जब समुद्र की तरफ बढ़ती है, समुद्र पे जाके जब मिलने वाली होती है, तो ये कई धाराओं में बट जाती है। आप ये देख रहे हो ये नदी कई धाराओं में बटी हुई है। ये आपको रेतीला इलाका दिख रहा है और ये पूरा समुद्र है। कई धाराओं में बटती है और समुद्र में मिलती है, तो इन धाराओं को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, समझ में आया। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो नदी का जो बहाव होता है वहाँ पर इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि इसके साथ जितना भी मटेरियल आया होता है वो वहीं पर छूट जाता है, वहीं पर वो डिपॉजिट कर देती है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। जो हर जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो अपना माउथ बना लेती है, मतलब हर इसका सबका मुँह बन जाता है यहाँ पर। और द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स है हर फॉर्म पे, हर माउथ पे, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये जो आसपास का इलाका होता है यहाँ पर ये डेल्टा कहलाता है। ठीक है, ये डेल्टा ये दलदली इलाका होता है, क्योंकि जो नदी होती है ना तो ये नदी है ना एकदम ज़मीन रही, कठोर ज़मीन भी नहीं रही, यहाँ पे कीचड़ वाला पानी होता है। पानी भी नहीं होता, कीचड़ कीचड़ होता है, दलदली ज़मीन मतलब डेल्टा। तो इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा बनाते हैं ये। तो ठीक है, अब वर्क ऑफ रिवर आ गया हमें समझ में। चलो अब वर्क ऑफ सी वेव्स। जो समुद्र की वेव होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, उनका काम क्या होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो इरोजन होता है और जो डिपोजिशन होता है सी वेव्स के द्वारा, उससे कोस्टल लैंडफॉर्म, जो समुद्र के किनारे के जो स्थल आकृतियाँ होती हैं, समुद्री स्थल आकृतियाँ जो होती हैं वो बनती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स होती हैं समुद्र में स्थित जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, उस पर लगातार वो स्ट्राइक करती हैं, मतलब लगातार उस पर टकराती हैं जाके। तो क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स आ जाते हैं और समय के साथ साथ ये बड़े होते जाते हैं। ठीक है, क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर वाइडर। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। इस तरह से हॉलो मतलब एक छेद के आकार का, बड़े से छेद के आकार का जो जो गुफा है वो बन जाती है, सी केव इसको हम बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सी केव्स। एज दीज कैविटीज़ become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches। और जिस तरह से ये जो सी केव्स है जब वो और बड़ी होती जाती है तो ये सिर्फ ऊपर का जो भाग है मतलब वो रह जाता है और बाकी ये चीज़ें पूरा होल बन जाता है इसमें, तो उसको बोलते हैं सी आर्चेस, सी आर्चेस। फिर thus forming sea arches, further erosion ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। आगे का जो इरोजन है, आगे के जो स्ट्राइक नदी के जो पानी जो पड़ता है उस पर टकराता है, उससे केवल ये ऊपर का जो रूफ होती है वो रूफ भी टूट जाती है और केवल जो वॉल्स हैं वही बची रह जाती हैं, केवल जो वॉल्स हैं वो बची रह जाती हैं। तो दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। ये आप देख रहे हो स्टैक्स, ये ऊपर की छत चली गई और ये सिर्फ ये वॉल्स बची है, इसको बोलते हैं स्टैक्स।
द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। मतलब कि जो समुद्री जल के ऊपर लगभग जो वर्टिकली है, लगभग ऊपरी तौर पर जो उठे हुए जो ऊंचे बड़े बड़े जो पत्थर होते, बड़े बड़ी जो चट्टानें होती हैं वो बचती हैं, तो उसको बोलते हैं सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। तो जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं, तरंगें होती हैं, किनारों पे आके ये जो सेडिमेंट्स हैं, जो सारा जिसको बोलते हैं जितना भी जो चीज़ें हैं, रेत है और बाकी और चीज़ें हैं, वो किनारों पे आके उसको डिपॉजिट कर देती हैं, उससे बीचेस बनते हैं। उससे समुद्री बीचेस का निर्माण होता है। बीचेस मतलब बीचेस को क्या बोलेंगे हम, समुद्र के किनारे होते हैं रेतीले बीचेस, वो उसका निर्माण होता है, वो बनते हैं। तो सी वेव्स भी समझ लिया, सी वेव्स का काम क्या होता है। वर्क ऑफ रिवर भी हमने समझ लिया कि उसका काम क्या होता है, वो किस तरह से लैंड फॉर्म करती है। अब वर्क ऑफ आइस है जिसको हम कल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। कल यदि टाइम बचा तो इसका नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।